जय हिंद साथियों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटी का इस सेशन में प्रश्न करवाने वाला हूं, जो आपके पॉलिटी का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक से रहने वाला है। तो आप लोग इस सेशन को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, हम आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोग एग्ज़ाम के तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब टाइम नहीं है TRE 4 का। तो इसीलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका है एक नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर आपका है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो यहाँ पर देखिएगा तो गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, वो सभी ऑप्शन में दिया हुआ है ना। तो इसका आंसर जो देखिएगा तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी इज राइट आंसर। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, आपका ये जो है प्रस्तावना के है ना क्रम में सजाई गई है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ते हैं फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो थोड़ा यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे दिया है कि क्रम सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, निरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, है ना। यहाँ पर दिया है कि ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि संविधान के उल्लिखित शब्दों ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज। चलते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर आपका है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में है एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक स्वतंत्र गणतंत्र, बी में है एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, फिर सी में यहाँ पर दिया है आपका, सी में दिया है आपका क्या है, एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं हम लोग चलते हैं आपका कहाँ, तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, तो क्वेश्चन नंबर आपका है 3 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो फिर यहाँ पर आपका दिया है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता में है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना का आरंभ होती है कहाँ से, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा हम भारत के लोग से। प्रियम्बल को जब पढ़िएगा तो वो शुरू में आता है, शुरू का वाक आता है हम भारत के लोग। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपका है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है, अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है कि जनता सर्वशक्तिमान और शक्ति वह सत्ता के अधीन नहीं है। फिर यहाँ पर आपका है मिलाने वाला निम्न शब्द पर विचार करें। तो यहाँ पर है समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो पहला आपका होगा सी, तो सी नंबर में है सार्वभौमिक, इसके बाद है ए तो समाजवादी, फिर इसके बाद है आपका क्या डी तो धर्मनिरपेक्ष, इसके बाद क्या प्रजातांत्रिक। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के एक सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है कि न कि धर्मनिरपेक्ष की। ओके, फिर यहाँ पर देखिएगा तो 5 नंबर क्वेश्चन आपका है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो सम्मिलित नहीं किया गया था समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को। फिर यहाँ पर इसका दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मूल भारत के एक सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है था। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के पंथनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया न कि धर्मनिरपेक्ष की 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। फिर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर कमेटी की सिफारिश के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़ी गई है, जो है आपका समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े सब शब्द जोड़े गए हैं। फिर अगला यहाँ पर देखिएगा तो आपका है
कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो यहाँ पर आपका किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो जोड़ने की बात हो तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 42वां संविधान 1976 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर बढ़ते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष सोशलिस्ट एंड सेकुलर शब्द जोड़े गए हैं। तो जोड़ने की बात हो तो 42वां संविधान संशोधन। फिर यहाँ पर आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, संविधान के प्रस्तावना, संविधान के प्रस्तावना। फिर यहाँ पर देखिएगा, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के एक संपूर्ण समाजवादी धर्मनिरपेक्ष पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारूपित एवं संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। फिर अगला देखिएगा, तो 9 नंबर प्रश्न है आपका, तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा सोल कहा जाता है ना। मौलिक अधिकार का अध्याय, राज्य के नीति निर्देशक के अध्याय, फिर है संविधान की प्रस्तावना, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना को आत्मा के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पर देखिएगा कि भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। फिर यहाँ पर दूसरा चैप्टर चालू हुआ है। फिर क्या है, शासन प्रणाली। तो यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, प्रकृति में संदेह किंतु भावना में एकात्मक। फिर यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है। फिर यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, संविधान। फिर अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा, तो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था में विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। यहाँ पर ए में दिया है, विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपका राइट ऑप्शन नंबर ई होगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि शासन प्रणाली के समांतर 2 पद्धतियाँ होती हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। तो भारत में ग्रेट ब्रिटेन के अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका के कार्यों के न्यायिक समीक्षा द्वारा कर सकती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। विकल्प ई आपका क्या होगा, उत्तर होगा। चलिए, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, संविधान के लिखित हैं, यह मौलिक अधिकार का प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने की अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रजातंत्र के आशय है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। तो यहाँ प्रजातंत्र का आशय है जनता का जनता के लिए, जनता का सरकार, अर्थ है लोगों के सरकार चुनने बदलने का अधिकार होता है। भारत में भी प्रजातंत्र का यही आशय है। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर आपका दिया है, विधि के नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो ऑप्शन ए में है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, बी में है सभी के लिए कानून और सभी के लिए एक राज, सी में है सभी के लिए एक राज और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। फिर यहाँ पर देखिएगा, तो डी में है आपका एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सबके लिए बराबर है ना होना चाहिए। फिर यहाँ पर देखिएगा, तो 6 नंबर क्वेश्चन है आपका
कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, नीति कार्यान्वयन से संबंधित है। फिर यहाँ पर दिया है कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली नीति निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित है। इनमें सचिवालय नीति निर्माण करता है, जबकि क्रियान्वयन संबंधित की निकायों एजेंसी द्वारा किया जाता है। फिर यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्थाएं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए कौन सी सही नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी नहीं है, बड़े देशों के लिए आदर्श के लिए, बड़े देशों के लिए आदर्श। फिर यहाँ पर अगला देखिएगा, तो यहाँ पर आपका है 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। ठीक है। फिर है यहाँ पर आपका राज्य एवं संघ राज क्षेत्र, ये चैप्टर है। तो दिल्ली है क्या है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, एक केंद्र शासित प्रदेश से है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, तो कब? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। फिर यहाँ पर देखिएगा, तो नोट्स में दिया हुआ है कि 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो फिर यहाँ पर आपका है 3 नंबर क्वेश्चन, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जो अभी 1975 में। फिर बढ़ते हैं, आपका यहाँ पर दिया है कि भारतीय संविधान की 36वां अधिवेशन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम ने 26 अप्रैल 1975 को भारत के संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से भारत के संविधान के अनुच्छेद 1971 F के तहत विशेष प्रावधान के साथ भारतीय संघ के पूर्ण राज्य बनने की विकल्प चुना है। ठीक है। तो यहाँ पर आप 4 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर आपका फिर दिया है कि सिक्किम भारतीय संघ के पूर्ण राज्य कब बना? तो ऑप्शन नंबर बी होगा 1975 में। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 5 नंबर, तो बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या बोल रहा है कि ए में है राज्य विधानसभा कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, नहीं, ये सब गलत है। ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर यहाँ पर देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि आज़ादी के बाद भारत के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा 1956 में। फिर यहाँ पर देखिएगा, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन वर्ष 1973 में हुआ। फिर यहाँ पर नागरिकता आया कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो आप ऑप्शन नंबर डी से नहीं की जा सकती है कि भारतीय बैंक में धन जमा करके। फिर यहाँ पर देखिएगा, लेकिन यहाँ पर दिया है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के बाद यथा संशोधित द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है: जन्म के द्वारा, रक्त संबंध वंशानुक्रम के द्वारा, और रजिस्ट्रीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, और किसी भूभाग के भारत में सम्मिलित द्वारा। भारतीय बैंकों में धन जमा करना एक वाणिज्य व्यवहार है, यह नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो नागरिकता संशोधन कानून आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 11 दिसंबर 2019 को। फिर यहाँ पर देखिएगा, तो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया। उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह
राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी और इस विधेयक को अधिनियम बन गया और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से संबंधित है, जो 11 मार्च 2024 को अधिसूचित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो फिर यहाँ पर है 3 नंबर क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर आपका बांग्लादेश से अवैध अप्रवासियों को हटाना, वास्तविक भारतीय नागरिकों को पहचान करना, विदेशियों द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच करना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों समूहों को नागरिकता प्रदान करना। उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग का ये सेशन कैसा लगा? तो यदि अच्छा लगा तो बीएन क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों, और दिल से सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम अगले से